This conference will now be recorded. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, morning, sir. Good morning, Vita. Good morning. Good morning. So we continue with the classification of enzymes. Classification of enzyme. There are 6 classes of the enzyme. Class 1, 2, 3, 4, 5, 6. एग्जाम में जब आता है तो आपको सीक्वेंशियली लिखना होता है. फर्स्ट क्लास फॉर द ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, सेकंड फॉर द ट्रांसफरेज, थर्ड फॉर हाइड्रोलिज, लाइज, आइसोमरेज, लाइक. ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम में आया तो आपको जो मन याद आ गया आपने वो पहले लिख दिया. आपको जो जैसा सीक्वेंस में है उसी तरीके से लिखना है. 6 क्लासेस है और एंजाइम का पूरा टॉपिक जो है, पूरा एंजाइम इंपॉर्टेंट है. सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा. कम ज्यादा की बात अलग है, लेकिन एंजाइम में से पूरा कुछ ना कुछ आता है. शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, सभी तरीके के. ओके. So there are 6 classes of enzyme. First class for the oxidoreductase, second class for the transferase, third for the hydrolysis, fourth for lyase, fifth isomerase, and sixth one is the ligase. So IUBM we give a systematic classification. Systematic classification के according ये 6 classes बनाई गई हैं और हर एंजाइम का, जितने भी एंजाइम है, सबका एक पर्टिकुलर एक नंबर दिया हुआ है. जैसे मतलब जैसे हर एक एंजाइम का नाम है और नाम के साथ वो उसी तरीके से उसका एंजाइम कमीशन नंबर, एंजाइम कोड नंबर है, जिसके अकॉर्डिंग उसको स्पेशली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो जैसे कि फर्स्ट क्लास फॉर द फर्स्ट डिजिट
इसी नंबर इज द 4 डिजिट, यहाँ पे होता है 4 डिजिट। आपको उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे 4 डिजिट्स होते हैं इस इसी नंबर में। लाइक 1.1.1. बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि इसी नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जाम में आते हैं तो आपको 6 क्लासेस बस इतना ही लिखना होता है। तो इसी नंबर फर्स्ट डिजिट फॉर द क्लास, सेकंड फॉर द सब क्लास, थर्ड डिजिट फॉर द सब क्लास, एंड फोर्थ डिजिट जो भी रिएक्शन हो रही है, ग्रुप बीइंग ट्रांसफर हो रहा है, उसके बेसिस पे उसका नाम रहता है। तो एंजाइम कमीशन नंबर होता है 4 डिजिट सिस्टमेटिक कोड, फर्स्ट फॉर द क्लास, सेकंड फॉर द सब क्लास, थर्ड फॉर द सब क्लास, and fourth for the particular group removed or added or particular reaction which is going on, okay, on this basis. याद करने के लिए आप इस तरीके से OTH LIL इस तरीके से लर्न कर सकते हैं 6 क्लासेस को। okay, see, first class is the oxidoreductase, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, this class involved in the various oxidation reduction reactions are included in this class, that is transfer of hydrogen or addition of oxygen. So enzymes in this category include dehydrogenases, reductase, oxidase, peroxidase. These are some examples of the oxidoreductase enzymes, like lactate dehydrogenase। और आपको कोएंजाइम्स बताए गए थे। हेलो, हाँ सर बताए गए थे, एनएडी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डेरिवेटिव से। तो जहां भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जहां पे भी हो रहे हैं, और जहां पे भी डिहाइड्रोजनेज, रिडक्टेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, इस तरीके के एंजाइम्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कोएंजाइम विल बी द एनएडी और एफएडी, मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी कुछ ऐसा हो कि शायद कोई रिएक्शन अलग से चली जाए, अदरवाइज आपको याद करने की, जहां पे भी एनएडी एफएडी जो है, ये डिहाइड्रोजनेज, रिडक्टेज इन रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम यूज। ओके, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सम डाइऑक्सीजनेजेस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, एक जो है, अगर दो रिएक्शन कर रहे हैं तो देखिए इस रिएक्शन में क्या है, ए रिड्यूस्ड फॉर्म में है और बी इज इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो आफ्टर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गया, A get converted into the oxidized form and B in reduced form. Okay, तो एग्जांपल बस इतना सा सिंपल देते हुए, और एक रिएक्शन भी आप दिखा सकते हैं, जैसे लैक्टेट कन्वर्टेड टू पायरुवेट by the lactate dehydrogenase enzyme, and you can see coenzyme NAD converted to the NADH plus H plus, and this reaction is reversible reaction. Okay, second class for the transferase, ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, ये ट्रांसफर रिएक्शन, कोई भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है अदर देन द हाइड्रोजन। सपोज इफ एमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, एंजाइम विल बी द एमाइनो ट्रांसफरेज। इफ मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, दैट विल बी द एंजाइम विल बी द मिथाइल ट्रांसफरेज। इफ फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, एंजाइम विल बी द फॉस्फोराइल ट्रांसफरेज। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके से ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। X इस इनिशियल स्टेज में A के साथ बाइंड है, देन आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन ये जो है X जो है B के साथ कंबाइंड होगा बाय द ट्रांसफरेज रिएक्शन। एंड just wait a second.
ओके, तो जो भी ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम हो सकता है। एमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है तो एमाइनो ट्रांसफरेज, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है मिथाइल ट्रांसफरेज, फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है फॉस्फोराइल ट्रांसफरेज। ओके, एंड एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन एलेनिन when react with alpha ketoglutarate converted to pyruvate and glutamate, and this ALT is known as, hello, hello, तो हरा है। निखिलेश यादव प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। निखिलेश म्यूट करो। And this ALT is known as the alanine transaminase. ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था ना आपने? हाँ जी। Yes, sir. So this ALT is the alanine transaminase. ALT is known as the ALT. This is known as the alanine transaminase. और एलेनिन ट्रांसएमिनेज एक होता है, दूसरा AST भी होता है। AST is the aspartate। इन एंजाइम का स्पेशली आपको बता रहे हैं क्योंकि इनके बारे में वाइवा में पूछा जाता है। ALT is the alanine transaminase and AST is the aspartate transaminase। और उसका दूसरा नाम एक और भी बोलते हैं, SGPT। and another one is the SGOT, alanine transaminase, or the ALT, SGPT or AST is the aspartate transaminase, or the SGOT serum glutamate। डिटेल में अभी और भी बता देंगे। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसएमिनेज। ओके, ओके, देन थर्ड वन इज द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिस क्या कर रहे हैं? एंजाइम ऑफ दिस क्लास कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तोड़ दिया, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन एंड सम अदर बॉन्ड्स विद द एडिशन ऑफ वाटर। Water added with the addition of water, so enzyme will be the hydrolase. Example is the acetylcholine esterase, trypsin. So some common examples of this: acid phosphatase and all the digestive enzymes like alpha amylase, pepsin, trypsin, chymotrypsin. Okay, see यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइसिस हो रही है, हाइड्रोलिस A, B and which convert to the AOH and BH. So reaction related with this glucose 6 phosphate, which by the glucose 6 phosphatase enzyme, it get converted to the glucose and the phosphate। phosphate इससे अलग हो गया glucose 6 phosphate से। और glucose 6 phosphate आप कहाँ पढ़ते हैं? ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट रिएक्शन है, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6 phosphate, ये होता है ना? पढ़ा था ना? Yes, sir. फोर्थ क्लास इज द लाइज। लाइज जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, लाइसिस में इन्वॉल्व है। लाइज व्हिच कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बाय क्लीव विदाउट एडिंग वाटर। हाइड्रोलेज में वाटर की इन्वॉल्वमेंट थी, जबकि लाइज में वाटर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विदाउट एडिंग वाटर, अदर देन द
hydrolysis or oxidation, giving rise to compound with double bond or catalyze the reverse reaction by the addition of group to a double bond. तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड किस तरीके से बना, ये लाइसिस हुई, ये लाइज हुआ ए और बीच बी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. ओके, सो एग्जांपल ऑफ दिस इज द एल्डोलेज, HMG कोइल लाइज, ATP सिट्रेट लाइज. एग्जांपल बहुत सारे हैं और आपको जो बताया जा रहा है ऐसा नहीं है कि आपको वही एग्जांपल लर्न करना है. आपको जो अगर और कोई इजी वाला मिलता है तो आप इजी वाला भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. And reaction related with this, fructose 1,6-bisphosphate convert into the glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. किस पाथवे में पढ़ी थी ये रिएक्शन आपने, बताइए, पढ़ा हुआ है आपका? ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल, वेरी गुड. So this reaction related with the glycolysis. Sir, hello. Then fifth one is the isomerase. Isomerase जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, isomerization reactions can involve. So isomerase which catalyze the intramolecular structural rearrangement in a molecule. They are called racinase, epimerases, isomerases और mutases. epimerases कौन से पढ़े थे आपने, बताइए? epimerases which one? हाँ जी, बहुत बढ़िया. तो galactose is a epimer of glucose. तो galactose में किस कार्बन पे चेंज हो जाता है, याद है कुछ? याद है आपको? नहीं, अदर देन द न्यूमेरिक फॉर्म. हाँ, H और O की ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है. हाँ, तो कौन से नंबर के कारण, किस नंबर के कारण, ये बताइए. सही बता रहे, बताओ. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. So enzyme always will be the isomerases like racinases, epimerases, isomerases or the mutases. तो यहाँ आप देखिए, depending on the type of isomerism involved. So common examples of this: UDP glucose, epimerases, retinal isomerases. ये आपने पढ़ा था. retinal isomerase कहाँ पढ़ा था, बताइए? विजुअल साइकिल में. Wald's visual cycle में, बहुत बढ़िया, ठीक है. And the racinases, triose phosphate isomerases. Okay, तो isomerases क्या कर रहे हैं, ABC which get converted into the कोई सा भी सीक्वेंस हो गया, CAB. Okay. Then reaction related with this, glucose 6-phosphate convert into the fructose 6-phosphate. तो आप जैसा आपको बताया, ग्लूकोज इज अ एल्डिहाइडिक शुगर व्हाइल फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर. दोनों में 6 कार्बन है. ग्लूकोज 6-phosphate गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6-phosphate. सर, जो प्रीवियस स्लाइड में ग्लिसरैल्डिहाइड था, प्रीवियस और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था सर, ये दोनों तो आइसोमर है ना? ये दोनों आइसोमर, हाँ, दोनों में 3 कार्बन है. एक एल्डिहाइडिक शुगर. हाँ, लेकिन यहाँ पे तो हम इसको दूसरे तरीके से शो कर रहे हैं ना. यहाँ पे तो हम इसका ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं ना, लाइसेंस दिखा रहे हैं ना. फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate, अभी फ्रक्टोज में है 6 कार्बन. हेलो, ओके सर. हाँ सर, हाँ सर. फ्रक्टोज में 6 कार्बन है, और जबकि अगर आपको याद हो तो ग्लिसरैल्डिहाइड में 3 कार्बन है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी 3 कार्बन है. ओके, ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. So fifth one is the isomerization. Sixth one is the ligases. Ligase which catalyze the joining of 2 molecules coupled with the hydrolysis of ATP. They are the synthetase. So example is the acetyl-CoA carboxylase, glutamine synthetase, PRPP synthetase. Okay, so यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइगेजेस में जो है एटीपी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी. सिंथेटिस एंजाइम होंगे, सिंथेटेज एंड
ATP will involve in there. So A plus B plus ATP, AB, ADP plus phosphate. Okay. So example is the glutamate combined with ammonia and ATP. It synthesizes glutamine plus ADP and phosphate. Okay. So there are 6 classes of enzyme. इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एंजाइम का क्लासिफिकेशन आता है, और मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा एंजाइम इंपॉर्टेंट है, कहीं से एंजाइम में कुछ भी आ जाता है, कम नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स कुछ भी आ सकता है. ओके, सो दीज आर द 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम. एग्जाम में आता है तो आपको 6 क्लासेस को बिल्कुल सीक्वेंशियली लिखना है. ऐसा नहीं है कि जो आपको याद आ गया आपने पहला वो लिख दिया. आपको 6 क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंशियली लिखना है, रिएक्शन 1-2 बताते हुए और 2 एग्जांपल बताते हुए आपका होता जाएगा. ओके, और ये आपका U97 में भी दिया हुआ है, वही सेम चीजें हैं, वही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, एग्जांपल आप कोई से भी देख सकते हैं, ये देख लें या आपको जो अच्छे लगे, जो इजीली लर्न हो जाए बेसिकली. एंड 2 टर्मिनोलॉजी आती है, सिंथेटिक और सिंथेज. यहाँ आपको बताया जो लाइगेजेस थे वहां पे एटीपी की इन्वॉल्वमेंट थी. सो दीज आर द सिंथेटिसेस आर द एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम्स कैटालाइजिंग बायोसिंथेटिक रिएक्शन. तो जो लाइगेजेस है these are the basically synthetases, and another one is the synthase. Synthase are an enzyme catalyzing biosynthetic reaction but they do not require ATP. तो दोनों ही सिंथेसिस कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी कंपाउंड की, बट सिंथेसिस के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है और सिंथेटिसिस के लिए एटीपी चाहिए. दैट इज द एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम कैटालाइजिंग रिएक्शन. ओके, then another one is we have finished with the classification of enzyme and see the zymogen form or the inactive form of enzyme. आपने zymogen form is the inactive form of enzyme. तो हर एंजाइम ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. कुछ जो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जब उनकी जरूरत पड़ती है तब वो एक्टिव हो जाते हैं. So inactive form जो है inactive form of enzyme convert into active form by some effectors. See pepsinogen, आपने both are the digestive enzymes, आपने पढ़े होंगे इन दोनों के बारे में, pepsinogen और trypsinogen दोनों के बारे में आपने पढ़ा. Pepsinogen convert into the pepsin in acidic environment by H+ ions. पढ़ा था? हाँ जी. Yes, sir. And trypsinogen convert into trypsin by the enterokinase. The zymogen form, this is the inactive form of enzyme. Okay, और inactive form जो active होगी वो इसको by the some effectors, जैसे pepsinogen convert हो रहा है pepsin में by the H+ ion and trypsinogen convert into trypsin by the enterokinase. Okay, enzymatic reaction. Enzyme combined with substrate form the ES complex and finally it form the product and enzyme will remain as such. Okay, so then we discuss about the factors affecting enzyme activity. तो हर एंजाइम को अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए. अब प्रॉपर एनवायरनमेंट जैसे अगर आप किसी के नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं तो किसी को अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप आराम से समय घर पे एसी चल रहा है, ठीक ठाक कूलिंग एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, रिलैक्स हैं, तो आप शायद आपकी माइंड की प्रोसेसिंग अच्छी हो सकती है. एक आपको बैठा दिया जाए बिल्कुल परेशानी में जहाँ ना पंखा भी नहीं चल रहा हो तो आपकी माइंड छोड़ो, काम ही नहीं होगा. तो द सम फैक्टर्स, ये फैक्टर्स ही हैं जो आपको या आप गैजेट्स में लगे हुए हैं. ओके, so various factors that affect the enzymatic activity. तो एंजाइम्स के साथ में आप देखें एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, सबस्ट्रेट है, इसके साथ साथ तो बेसिकली एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, या आप बात करें पीएच की, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द पीएच. pH is the hydrogen ion concentration, उसके ऊपर भी बेसिस रहेगा, एंड द टेम्परेचर.
टेम्परेचर अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रॉपर टेम्परेचर है उस टाइम पे तो एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल मैक्सिमम रहेगी। अगर टेम्परेचर नहीं है तो फिर उसी तरीके से रिएक्शन स्लो हो जाएगी या प्रोसीड नहीं हो पाएगी। देन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड सम एक्टिवेटर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स। सब कुछ है, टेम्परेचर है, पीएच है, बट कोएंजाइम नहीं है। अगर कोएंजाइम नहीं है तो भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। एंड द टाइम, सम फिजिकल एजेंट्स also and some inhibitors। अगर कोई इनहिबिटर वहां पे प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन को इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। ठीक, so these are the various factors which can affect the enzymatic activity। so first one is the enzyme concentration। the rate of reaction or velocity is directly proportional to the enzyme concentration when sufficient substrate is present। आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी आता है तो एक तो आपको हर एक का ग्राफ बना के दिखाना है, जो जिसके ग्राफ है तो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देना है और उसके साथ साथ उसके बारे में लिखना भी होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन व्हेन सफिशिएंट सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। देखिए जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड proportionately with the concentration of enzyme provided substrate concentration is unlimited। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो रिएक्शन आराम से इजीली होती जा रही है। Hence this property is made use of determining the level of particular enzyme in plasma, serum और टिश्यू। इस लाइन को आप बाद में समझेंगे किस तरीके से प्लाज्मा, सीरम और टिश्यू के बारे में बात करें। अभी आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि जैसे जैसे एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। ओके, देन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे आप देखिए दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द पीएच। पीएच ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस पीएच एंड बाय एक्सिस एंजाइम वेलोसिटी। तो जैसे जैसे पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है एंजाइमेटिक वेलोसिटी। और जब वो अपने ऑप्टिमम पीएच पे आ जाता है जो उसको रिक्वायर है तो रिएक्शन वेलोसिटी जो है दैट इज अ मैक्सिमम। उसके बाद अगर फर्दर चेंज हो रहा है तो देन द रिएक्शन विल डिक्रीज। ओके, सो ईच एंजाइम हैज एन ऑप्टिमम पीएच दैट इज अ पीएच एट विच द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। अगर पीएच कम हो रहा है बिलो और अबव दिस पीएच एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज। द ऑप्टिमम पीएच डिफर्स फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम। सभी एंजाइम को अपना वर्क करने के लिए अलग अलग पीएच की रिक्वायरमेंट है, सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे आप देखिए पेप्सिन दैट इज अबाउट 1 to 2, ट्रिप्सिन इसको चाहिए दैट इज द एल्कलाइन पीएच अबाउट 8 जा रहा है। एसिड फॉस्फेटेज इसको पीएच की रिक्वायरमेंट है अबाउट 4 to 5, जबकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज को पीएच का रिक्वायरमेंट है 10 to 11। ओके, सो all the enzymes require different pH। तो सभी को जो है अलग अलग pH की रिक्वायरमेंट है। A bell shaped curve is obtained when enzyme velocity is plotted against the pH। This is a bell shaped curve। Okay, effect of hydrogen ion concentration। देखिए सभी के लिए अलग इफेक्ट ऑफ पीएच और एंजाइमेटिक कैटालाइज रिएक्शन। ट्रिप्सिन को अलग पीएच चाहिए, पेप्सिन को अलग चाहिए, एल्कलाइन फॉस्फेटेज को अलग चाहिए। देखिए ये जा रहा है 5 से यहाँ पे शुरू होके इसका जा रहा है लगभग 9 के आसपास में जो है ये शो हो रहा है। ट्रिप्सिन ऑलमोस्ट 5 तक ये शो हो रहा है। ठीक, देन द एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन तो हो गया था क्या? हाँ, एंजाइम कंसंट्रेशन तो हो गया ना।
then effect of temperature. See, जैसे जैसे रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन देखिए जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है वर्क करने के लिए, that it shows the maximum reaction enzymatic velocity, maximum velocity of the reaction, okay, at the optimum temperature. So increase temperature, increase activation energy, increase reaction velocity of an enzymatic reaction, increase in temperature, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है और फिर बाद में उसको वो एक लिमिट तक डिक्रीज होती है, लेकिन एक बार इंक्रीज हो रही है लेकिन वो इतना रोक के रखता है कि वो बिल्कुल क्या वर्ड यूज करते हैं कि वो उससे ऊपर ना चला जाए. एक बार इंक्रीज हो रही है और लेकिन उसके उसको वो रिकॉर्ड करके रखता है कि उतना ही एक्टिवेट हो तो रिएक्शन प्रोसीड हो पाए. और उससे ऐसा हो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, वो आप केमिस्ट्री में जिस तरीके से पढ़ते हैं. Increase temperature, increase activation energy, so that increase the reaction velocity. Optimum temperature for most of the enzyme is about 40 to 50 degrees centigrade. But above the 50 degree centigrade temperature, क्या होगा? एंजाइम की जो एंजाइम प्रोटीन है नेचर में, all the enzymes are protein in nature, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है? वो डीनेचर हो जाएगी और डीनेचर हो जाएगी, so it will lose its activity. Okay. However, few enzymes activate high temperature. कौन सा एंजाइम पढ़ा था आपने जो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है? पढ़ा हुआ है आपने, पीसीआर पढ़ा था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. टैग पॉलीमरेज. अरे बहुत बढ़िया, टैग पॉलीमरेज. तो टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है बिल्कुल हाई टेम्परेचर भी अपनी एक्टिविटी जो है वो लॉस नहीं करता है ना, क्योंकि उसका वो जो है एनीलिंग, री-एनीलिंग, वो सारी प्रोसेस जो पीसीआर में होती है. पीसीआर आपको यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा. तो दीज आर सम एक्सेप्शनल्स. ओके सर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा? देखिए इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो दूसरी बात क्या है कि उसको एक बार इतना ना हो कि वो बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट से ऊपर चला जाए, आ गया एक्साइटेड स्टेट में. लेकिन उसके बाद और एक बात ये भी है कि अगर एंजाइम की अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बट अप ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अप टू ए सर्टेन लिमिट. जैसा आपको बताया कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया तो क्या हो गया? एंजाइम तो प्रोटीन ही है ना नेचर में, तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है लॉस कर देगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा. जैसा आपने प्रोटीन्स में पढ़ा होगा, प्रोटीन्स पढ़ा था ना? हाँ सर. हाँ. So the activity progressively declines both above and below this temperature. So basically, bell-shaped curve property. संख्या शुद्ध सरकार म्यूट करिए अपने आप को. संख्या क्या म्यूट कर सकते हो? नहीं, मुझे बाहर करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा.
अरे यार म्यूट कर लो भाई। चलो। Then effect of product concentration. Accumulation of product of the reaction causes the inhibition of enzyme. जैसे जैसे प्रोडक्ट जो फाइनली सिंथेसाइज हो रहा है उसका अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन होता जाएगा, बहुत ज्यादा कलेक्ट होता जाएगा, which will cause the inhibition of the enzymatic activity for some enzymatic reaction. This form of control will limit the rate of formation of product when the product is underused. जब प्रोडक्ट यूज नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। और ये जो रिएक्शन है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आपको बताते हैं और भी करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सी यार कहाँ गया? ये पूरे मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे इस वाले ये जो आपको फैक्टर दिखा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन। सर एक बार क्लास अनलॉक कर दीजिए। हाँ अनलॉक कर रहा हूँ, अभी करता हूँ। हाँ जी सुनिए, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में आप देखेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है। वो किस तरीके से कर रहा है ना, मल्टी स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे देखिए ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी। और कभी क्या हुआ कि अगर डी की कंसंट्रेशन जो है अगर डी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, इसमें मान लीजिए कि डी की कंसंट्रेशन बढ़ने से कोई सी भी एक रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा ना। और एक इसी से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसी से रिलेटेड रहेगा बेसिकली। तो किस तरीके से जो प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा सिंथेसाइज हो गया तो किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन को अगर स्टॉप कर दे, फर्दर जो है प्रोडक्ट की सिंथेसिस रुक जाएगी। वो दोनों रिलेटेड से हैं। ओके, effect of time. Under optimum condition of pH and temperature, time required for an enzymatic reaction is less.
Under optimum condition of pH and temperature, time required for an enzymatic reaction is less. The time required for the completion of enzymatic reaction increases with change in temperature and pH from its optimum. तो particular temperature time जो requirement है which will depend upon the optimum conditions, कि proper pH है, proper temperature है, तो उस condition में तो time कम लगेगा. अगर वो सारी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगे. टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस विद चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच. जैसे आपको अभी बात कर रहे थे कि आप प्रॉपर एनवायरनमेंट में आपको बैठाया गया है, तो हो सकता है आपकी माइंड में जो सारी चीजें आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली सब आती जाएं, और अगर एडवर्स कंडीशन में आपको बैठाया गया है तो समझ में कुछ भी आ पाना बहुत मुश्किल काम है. ओके. देन इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स लाइक रेज, light rays can inhibit or accelerate the enzymatic reaction. For example, the activity of salivary amylase is increased by red and blue light. On the other hand, it is inhibited by the UV rays. Okay. These are the some physical agents which can affect the enzymatic activity. And effect of inhibitors. Inhibitors क्या काम करेंगे? रिएक्शन को इनहिबिट करने का काम करेंगे. So the substances which stop the enzymatic reaction are called the inhibitors. Presence of these substances in reaction medium decreases the rate of enzymatic reaction. तो जहां इनहिबिटर होगा वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करेगा, और इनहिबिट करेगा तो रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन की वेलोसिटी पे डिफरेंस आएगा. Okay? Then finally effect of the substrate concentration. Substrate concentration, see, increase in substrate concentration, क्योंकि जैसे जैसे substrate की concentration बढ़ रही है, ग्राफ बना हुआ है और x axis substrate and y axis velocity, reaction velocity, enzymatic velocity. See, जैसे जैसे substrate की concentration बढ़ रही है, increase in substrate concentration gradually increases the velocity of enzymatic reaction. जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एंजाइम की जो वेलोसिटी है, रिएक्शन वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है विद इन द लिमिट ऑफ रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल. बट एक लेवल पे आके वो एक प्लेटू बन जाता है. उससे ज्यादा अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ओके. सो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. देखेंगे आप Km इज द माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट. बेसिकली Km इज द माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट. आपने पढ़ा होगा शायद, माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट पढ़ा था. हाँ जी. हाँ सर पढ़ा था. पढ़ा. कुछ नई भी पढ़ी हो तो. हाँ जी. यस सर. एक बार मीटिंग हम लोग कर दो. आप लोग कितने बजे तक आ रहे हो? मतलब इस समय 9 o'clock टाइम हो रहा है. नहीं सर, वो नेट प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो गया था. नेट प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो गया. देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को शायद लगता हो कि हम कभी आ रहे हैं और कभी जा रहे हैं और कोई चीज कहीं नोट नहीं हो रही, नोटिस नहीं आ रहा. मैंने शायद एक बार आपको दिखाया था, वो चैट दिखाया था आप लोगों को, आप लोगों ने क्या क्या उसमें लिख रखा था, कौन कौन थे उसमें, कुछ लोग इन्वॉल्व थे. तो आप कितनी देर के लिए आपने क्लास अटेंड किया वो यहाँ पे नोट है. आपने कितनी बार इन किया और कितनी बार आप आउट हो गए, तो सब कुछ नोट है. तो प्लीज जो है अपना टाइम से पूरा सुबह जो है चालू हो जाए और प्रॉपरली क्लास अटेंड करें. ओके.
So effect of substrate concentration, increase in substrate concentration gradually increase the velocity of enzymatic reaction within the limited range of substrate level. उसके बाद अगर बढ़ता है तो कोई चेंज नहीं आ रहा है. ओके मैं आपको Km के बारे में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आएगा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km के बारे में. अभी आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि देखिए लार्ज Km ऑफ एंजाइम 2 रिफ्लेक्ट द Km बेसिकली होता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट at the that is the substrate concentration at which half of the active site of an enzyme occupies with substrate. तो Km is related with the half Vmax. आपने पढ़ा होगा Km is equal to half Vmax. तो यहाँ पे देखिए large Km का मतलब क्या हो गया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. लार्ज Km of enzyme 2 reflects the low affinity of enzyme for the substrate. अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की एफिनिटी वो डिक्रीज होगी, लो एफिनिटी होगी. जबकि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है, जो एफिनिटी है वो ज्यादा होगी, हाई एफिनिटी विल बी देयर. ओके सो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन reaction velocity for two enzymes. Km large Km यहाँ पे देखिए Km जो है वो ज्यादा है और यहाँ Km जो है वो कम है. ओके Km आप दोबारा से सुन लीजिए, आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे. Km that is a maintain constant at which half of the active site of an enzyme occupied with substrate. So it means अगर half occupied है, if हाफ अगर एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है, हाफ एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है, तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो भी कितनी हो जाएगी, हाफ. हाँ जी हाफ हो जाएगी सर. ओके रिएक्शन वेलोसिटी विल बी हाफ. सो इसी के बेसिस पे कह रहे हैं Km इज इक्वल टू हाफ Vmax. ओके तो अगर Km जो है ज्यादा है तो एफिनिटी जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की कम होगी, और Km अगर कम है तो एफिनिटी ज्यादा होगी. ओके so we will get the hyperbolic curve in this case, effect of substrate concentration. For a given quantity of enzyme, the velocity of the reaction increases as the concentration of substrate is increased. At first, the relationship is almost linear, but later the reaction curve becomes hyperbolic. जो आपने hyperbolic curve देखा है. At relatively low concentration of substrate, reaction V0 increases almost linearly with an increase in substrate concentration. Okay. And high substrate concentration हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, उसी ग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था.
Then the enzyme kinetics. एंजाइम काइनेटिक्स इसी में आप माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में आता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट पे आ जाता है एग्जाम में। See, the study of an enzymatic reaction rate and how they change in response to change in experimental parameters is known as the kinetics. One of the key factors affecting the rate of reaction catalyzed by enzyme in vitro is the amount of substrate present. तो कितना substrate जो है वो present है. Velocity of rate of enzyme reaction is assessed by the rate of change of substrate to product. Velocity is not depend कर रही है. Velocity or rate of enzymatic reaction is assessed by the rate of change of substrate to product per unit time. कि कितने टाइम में वो substrate जो है वो product में convert हुआ है. ओके, तो उसी के बेसिस पे एंजाइम की जो रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट है या रिएक्शन वेलोसिटी है, that is assessed. So the velocity is proportional to the change in concentration of the reacting molecule. जैसे if A और B जो है react कर रहे हैं, that finally form the C and D. So if concentration of A और B is doubled, A और B की concentration double हो गई, so the rate of reaction is also doubled. If concentration of A and B are doubled together, the velocity become fourfold. तो जैसे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो गेट डबल. ओके, तो सेम ग्राफ है जो आपने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखा था, एंड आपने वो भी पढ़ा होगा ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था. हाँ जी, हाँ वो आपने रिएक्शन में हमने बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में लेके नहीं जा रहे हैं और इसको बिल्कुल कंसाइज करने की कोशिश की है, जिससे कि मतलब समझने में परेशानी कम से कम हो और एग्जाम में आ जाए. सर आपने बताया था ना केम अगर इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो एफिनिटी कम होगा, तो फिर रेट क्यों इंक्रीज कर रहा है? रेट तो इस बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है कि अगर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो कंडीशन जो है कम कंसंट्रेशन पे आप बना के चलेंगे. अगर एक बात बताइए, अगर आपको चाय 1 कप बनानी है तो 1 कप के साथ साथ कभी कभी 5 कप भी बनानी है, ऐसा भी तो करना है ना. लेकिन वो बेसिकली रिएक्शन काइनेटिक्स को, एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए है. एंजाइम काइनेटिक्स जो है पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कितनी सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कितनी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट, कितना एंजाइम चाहिए या कितना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए. ओके ओके सर. So enzyme catalyzed reaction which occur in the 2 stages. Enzyme react with substrate from the ES complex, that is the K1, and when it gets reversed, that is the velocity constant will be the K2. And in next reaction, when enzyme substrate complex form the product and enzyme will remain as such. So K1, K2, K3 are the velocity constant. So Km is the substrate concentration, K2 plus K3 upon K1. So Km is the Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten equation describes how reaction velocity varies with the substrate concentration. देखिए एग्जाम में आता है Michaelis-Menten constant, तो बहुत ज्यादा मतलब समझ में कुछ कम आ रहा हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी ना आप एक तो ये ग्राफ, एक ये जो आप रिएक्शन सिंपल सा, और एक ये बनेगा ये वाला Km is equal to substrate concentration, Vm is Vm upon V minus 1. इसको आपको बना के रखने से भी अगर 2 मार्क्स में आया तो कोई भी आपको मार्क्स दे जाएगा, कोई परेशानी नहीं है. सर ये समझा दीजिए ना, ये समझा देता हूँ सर. वो जो इक्वेशन है ना Km is equals to K2 plus K3 divided by K1, ये इक्वेशन समझा दीजिए ना. बेटा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, मैंने आपसे पूछा ना. हाँ 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 सर, पढ़ा था ना वहाँ पे. हाँ जब हाँ आप
शायद मुझे लगता है 10th क्लास में पढ़ाते हैं। हाँ हाँ सर, वही से आ रहा है। वो यहीं से आ रहा है। ओके सर, ओके सर। तो द माइकलिस मेंटेन, मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बोला था इस बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा शायद। हाँ सर। वहीं से आ। So the Michaelis Menten equation describes how reaction velocity varies with the substrate concentration. कैसे कैसे substrate concentration vary कर रही है, और ये explain कर रहा है Michaelis Menten equation. So the relationship between reaction rate and the substrate concentration shown in figure described mathematically by the this reaction. V0 is equal to Vmax ब्रैकेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं दैट इज द कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का। तो यहाँ पे V0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, V0 इज द इनिशियल वेलोसिटी of the reaction, Vmax is the maximum velocity, and Km is the Michaelis Menten constant, and S is the substrate concentration. Okay, V0 is the initial reaction velocity, Vmax is the maximum velocity, and Km is the Michaelis Menten constant, that is the substrate concentration at which the reaction rate is half. Reaction rate is the half of its maximum velocity. Okay, आप इसको जो है बिल्कुल अलग से क्या हो गया है इसमें? इसको बिल्कुल आप अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में आता है तो ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन रहेगा। Km is the Michaelis Menten constant, is the substrate concentration at which the reaction rate is half of its maximum velocity. Okay, so then S is the substrate concentration. Okay, Km is equal to K2 plus K3 K1. So to proceed an enzymatic reaction, Michaelis Menten equation is based on the hypothesis. What's the hypothesis for this? याद हो सकता है तो कर लीजिएगा, नहीं याद हो सकता है कोई बात नहीं है। सिंपली अगर एग्जाम में आता है तो आप 2 मार्क्स में अगर एग्जाम में आता है तो इक्वेशन लिख के और सभी के बारे में वो बताते हुए कि इनकी डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन कर दी, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन आप फिर भी दैट इज बेस्ड ऑन द माइकलिस हाइपोथेसिस दैट इज अ सिंगल सबस्ट्रेट और सिंगल प्रोडक्ट, कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक सबस्ट्रेट होना चाहिए, उससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और जो रिएक्शन हो रही है प्रोसेस प्रोसीड्स एसेंशियली टू कंप्लीशन, रिएक्शन जो कंप्लीट होनी चाहिए, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमेशा ज्यादा होना चाहिए। देखिए S is the S for the substrate concentration and E is the for the enzyme. Substrate concentration is much more in comparison to enzyme, and
रिएक्शन में ES complex must be formed. ES intermediate enzyme substrate complex must be formed. The rate of decomposition of the substrate is proportional to the concentration of enzyme substrate complex. Rate of decomposition of the substrate is proportional to the concentration of enzyme substrate complex. Km, it is the measure of affinity of an enzyme for its substrate. Km is the concentration of the substrate at which half of the active site are occupied. So it provides a measurement of substrate concentration required for the significant catalysis. The Km value of an enzyme depends on the substrate and the environmental conditions such as pH, temperature, ionic strength. Okay. And for majority of enzymes, the Km value are in the range of 10 to power 5 to 10 to power 2 moles. Okay. It may, however, be noted that Km is not dependent on the concentration of enzyme. Okay. Km Michaelis constant, the substrate concentration at which half of the active site of an enzyme occupy with substrate. And significance of Km and Vmax, ये भी एग्जाम में आते हैं. Km, इससे क्या पता चल रहा है? Km provides a measure of the substrate concentration required for significant catalysis to occur. कितना जो है substrate concentration required है for catalysis. It is a measure of the affinity of enzyme for its substrate. A high Km, जितना ज्यादा high Km होगा, it which indicates the weak binding, and a low Km indicates the strong binding with its substrate. Okay. Then the significance of Vmax, that is the maximum velocity. The Vmax of a reaction is an index of the catalytic efficiency of an enzyme. The Vmax is useful in the comparing the activity of one enzyme with that of the another. एक एंजाइम को दूसरे एंजाइम की जो मैक्सिमम वेलोसिटी उससे कंपेयर करने के लिए. Vmax is useful in comparing the activity of one enzyme with that of the another. एग्जाम में सिग्निफिकेंस ऑफ Km एंड Vmax ये भी आ जाता है 2 मार्क्स में, या माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट करके पूछ लिया तो आपने वो रिएक्शन लिख दी, ग्राफ बना दिया. अगर 5 मार्क्स में आया तो आपने ग्राफ भी बना दिया, 2 मार्क्स में आया तो आपने इक्वेशन लिख के और सभी के बारे में बताया और Km की आपने डेफिनेशन और उसका सिग्निफिकेंस दिया. दैट इज सफिशिएंट. ओके. देन लास्ट वन इज द लाइन-वीवर वर्क plot or the double reciprocal plot. Lineweaver work plots which are used to obtain the value of Vmax and Km. A more accurate method of determining the values for Vmax and Km uses the Lineweaver work equation. So this equation is obtained by taking the reciprocal of the Michaelis-Menten equation. हमने रेसिप्रोकेट कर दिया. So 1 upon V0 is equal to Km upon Vmax and 1 upon substrate concentration plus 1 upon Vmax. So this equation is obtained by taking the reciprocal of the Michaelis-Menten equation. So this equation is, I have explained about the reciprocal of this Michaelis-Menten equation. तो इसमें क्या होता है 1 upon V0, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. 1 upon V0 is plotted against the 1 upon substrate concentration. So we see the one straight line is observed with the slope equal to Km upon Vmax. That is the slope we get. Km upon Vmax. The point at which line intersects the y-axis is numerically equal to the half Vmax. This one. यहाँ पे जो है
at which the line intersects x-axis is numerically equal to the minus 1 km. This one, x km. This plot is useful to determine the mechanism of action of the enzyme inhibitors. Okay. This plot is useful to determine the mechanism of action of enzyme inhibitors. So this one is a line Weaver plot और the double reciprocal plot. ये तो बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन Michaelis Menten constant जो है, Michaelis Menten equation जो है एग्जाम में आता है. Okay. Then mode of action of enzymes. Enzyme main function is the catalysis. Yes, enzyme are the biocatalysts basically. So the nature of catalysis is take system reaction to occur. The reactant have to be in the activated state or in the transition state. Must be activated. And enzyme जो आप अभी पूछ रहे थे कि enzyme activation energy को देखो increase कर रहा था आपने कहा lower करता है, but उसको एक रोक के रखता है. तो enzyme lowers the activation energy to proceed a reaction. Enzyme lowers energy barrier of reactant. देखिए यहाँ पर activation energy required to convert all molecule of reacting substrate from the ground state to the transition state. The enzyme lowers energy barrier of reactant, thereby making the reaction go the faster. तो इसी के द्वारा जो reaction की जो speed है वो increase रहती है. तो enzyme reduces the activation energy of the reactant in such a way that all the biological system occur at the body temperature. तो reduce कर रहा है, एक बार increase भी कर रहे हैं, but उसको इस तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है कि रिएक्शन जो है सारे जो बायोलॉजिकल टेम्परेचर पे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन प्रोसीड होगा. सो दैट इज बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, these are the reactants and it forms the product. तो यहाँ पे देखिए that is the catalyzed reaction and that is the uncatalyzed reaction. तो uncatalyzed reaction है वो एक बार बहुत ज्यादा से जा रही है. यहाँ पे फ्री एनर्जी जो गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था आपने, डेल्टा जी से एक्सपेक्ट कर दिया पहले. एक्चुअली आप लोगों के यहाँ एक बार एमबीबीएस में बायोफिजिक्स हुआ करता था. बायोफिजिक्स भी एक अलग से था, वो अब हटा दिया गया, लेकिन तो वहां पे डोनर इक्विलिब्रियम और वो सारे जो टॉपिक्स है वो भी वहां पे चलते हैं. फ्री एनर्जी सर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं आप. हेलो सर नेगेटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और पॉजिटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस होती है. और जो नॉन स्पॉन्टेनियस सारी रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और स्पॉन्टेनियस वाली एंडोथर्मिक होती है. हाँ जी. एक्चुअली पहले ना आप लोगों के कुछ साल पहले जो है एमबीबीएस में बायोफिजिक्स भी होता था. तो बायोफिजिक्स में बहुत सारी चीजें, डोनर इक्विलिब्रियम वगैरह और भी काफी कुछ था उसमें. डोनर इक्विलिब्रियम, गिब्स फ्री एनर्जी, सरफेस टेंशन, काफी सारे टॉपिक्स थे अलग. सर अभी भी है, वो हटा दिया गया है इस स्टेज पे. थर्मोडायनामिक्स, सरफेस टेंशन वगैरह में है वो टॉपिक. तो यहाँ पे देखिए इन्हें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल जा रहा है. और सब आवाज कट रही है आपकी. हेलो, हाँ बोलिए. हेलो, so transition state, that is the uncatalyzed or that is the catalyzed state.
and it forms the product, which will, this graph shows the catalyzed and uncatalyzed reaction with the graph. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। अब आ रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी। सो जैसे उस ग्राफ में शो हो रहा था वैसे सेम थिंग इज देयर, रिएक्शन काइनेटिक्स विदाउट एंजाइम एंड रिएक्शन विद एंजाइम। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरीके से रोक के रखा है कि वो सारा बॉडी टेम्परेचर पे जो रिएक्शन प्रोसीड हो पाए। okay? आपको ये एक्सप्लेन किया ही था, टू प्रोसीड एन enzymatic reaction, enzymes combined with substrate form the ES complex, and finally product will form and enzyme will remain as such. So in an enzymatic reaction, in an enzyme, on this active site, substrate will bind and form the enzyme substrate complex. In an enzyme, some active sites are there. At active sites, substrate will bind and form the ES complex, enzyme substrate complex. Okay. तो जहां पे substrate bind हो रहे हैं, this site is known as the active site. और इस साइट को दूसरा यहाँ पे देखिए, the substrate enters the active site of enzyme. The enzyme clamp down around the substrate and forming an induced fit. So basically, see, active site, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बैंड हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ सर। एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, catalytic site, all are the same. Active site, substrate binding site, catalytic site, all are the same. Okay. क्योंकि एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग है। अब बेसिकली एक्टिव साइट में जब एग्जाम में आता है एक्टिव साइट पे, तो आपको सिंपली एक तो ये वाला छोटा सा डायग्राम बना के और एंजाइम्स जैसा आपको बताया और एंजाइम्स का प्रोटीन, तो some specific amino proteins are the polymers of amino acids. तो कुछ एमिनो एसिड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसके बेसिस पे ये रहता है कि वहां पे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है और एक्टिव साइट पे पर्टिकुलरली वही एमिनो एसिड्स मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, ऑल आर द सेम। All are the same. Okay. बेटा हम आपकी क्लास ओवर कर रहे हैं अभी ना, अभी सर्वे आ गए। हेलो।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. थैंक यू सर।